लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा था, ध्रुवण, है ना। पोलराइजेशन में सबने सीखा था कि व्हाट इज पोलराइजेशन, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में बदलना, यही तो है ना। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, सबने सीखा था। अनपोलराइज्ड वो लाइट होती है जिसमें लाइट के सारे वेक्टर रैंडमली नहीं, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से कंपन करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वो हो गया अनपोलराइज्ड वेक्टर। किसी प्लेन में, किसी तल में होंगे और स्वतंत्र कंपन कर रहे होते हैं। जैसे मान लो लाइट ऐसे जा रही है, ये से वेव जा रही है, तो इस तल में वो ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर के ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में बढ़िया फ्री कंपन कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। इसको किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला बना लो, तो अगर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला बना लो, मान लो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहे हैं, है कि नहीं है, या फिर आगे पीछे ऑसिलेशन कर रहे हैं ऐसे वाला, तो ऐसे लाइट को कौन सी लाइट कहा जाता है, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अगर दोनों मिक्स हो तो, ये और ये दोनों मिक्स हो तो अध्रुवित, नॉन पोलराइज, पार्शियली पोलराइज। बेवकूफ है क्या, कम से कम दो तो डायरेक्शन है, केवल दो। इसमें मल्टीपल डायरेक्शन है, अनंत डायरेक्शन है, इसमें केवल दो डायरेक्शन है। ये बात समझ में आई क्या। पोलराइज और अनपोलराइज लाइट में डिफरेंस अगर समझना है तो जैसे मान लो कि अगर ये हमारे पास कॉपी है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है और इसमें बना भी है थोड़ा बहुत पोलराइजेशन, अभी दिखाता हूं मैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, लेट्स गो रॉक, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, लाइट ऐसे आगे जा रही है और ये हो गया प्लेन, आपने यहां पर एक प्लेन लगाया, तो लाइट के इस वाले पॉइंट पर जितने भी वेक्टर है ना, जितने भी वेक्टर हैं, वो सारे के सारे वेक्टर यहां ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, ऐसे किसी प्लेन में, समझ में है ना, किसी प्लेन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, इसे कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट, सभी डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे है और सभी डायरेक्शन में, देख रहे हो सभी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है ना, ये जो बना हुआ है डायग्राम, ऐसे मान लो कि सभी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑसिलेशन है प्लेन, और लाइट ऐसे आगे बढ़ रही है और लगातार ऑसिलेशन करते हुए आगे चल रहे हैं। अब अगर मैं उसको ऐसे ना करके, जो सभी डायरेक्शन में कर रहे हैं, मैं केवल किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन करने वाला बना लूं, तो केवल किसी एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे बना लूं कि यहां पर कुछ इस हिसाब से, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है और ये ऐसे है, आगे जा रही है, और जो ऑसिलेशन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, केवल इस तरीके का, ये बात समझे ना, ऑसिलेशन कैसा हो रहा हो, ऊपर नीचे का, तो ये हो जाएगा, ये वाली लाइट कौन सी कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। प्लेन में ही ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन डायरेक्शन केवल एक ही है, ऑसिलेट होने की केवल एक ही डायरेक्शन है, और ये हो जाता है आपका। एक और हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही हो, है कि नहीं है, अरे जरूरी थोड़ी है ऐसे ही हो, वो ऐसे लाइट आगे जा रही है ऐसे, तो वो ऐसे भी तो ऑसिलेट हो सकते हैं। ऐसे दो तरीका है ऑसिलेशन का, एक ही तरीका नहीं है, ऑसिलेशन की दो डायरेक्शन हो सकती है, दो तरीका हो सकता है, इसलिए ऐसी लाइट को कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट, जिसमें केवल ऑसिलेशन की केवल एक डायरेक्शन हो, प्लेन में ही हो। समझ में आया ना, ये हो गया। उसके बाद आपका आगे आता है, सब जान चुके हो तुम लोग, बार बार कितनी बार बताऊं मैं, पोलराइजेशन एंड बस पोलराइजेशन, यही इतना है। पोलराइजेशन करने वाले डिवाइसेस का नाम आता है पोलराइट्स वगैरह, जो कि बनाया जाता है बहुत सारे टेक्निक वगैरह का इस्तेमाल करके। पोलराइजेशन कौन से नेचर को एक्सेप्ट करता है, कौन से नेचर को जस्टिफाई करता है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ प्रकृति को, है ना, अनुप्रस्थ प्रकृति को। ध्वनि में पोलराइजेशन हो सकता है, साउंड वेव्स में पोलराइजेशन हो सकता है, साउंड वेव में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड वेव्स ट्रांसवर्स नहीं होती हैं, हाँ उनमें वो ट्रांसवर्स नहीं होते। ट्रांसवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, तो जो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा वही बाहर जाएगा, वही आगे जाएगा, बात समझे ना। पोलराइड वगैरह लगाया जाता है, उसमें ऐसे मान लो ये कोई पोलराइड वगैरह बनाया गया कुछ इस हिसाब से, है ना, कुछ ऐसे, और इसमें एक्सिस होती है ऐसे, कुछ ऐसे एक्सिस, मतलब समझो कि ये एक्सिस है ऐसे, और इसमें जगह बनाई गई है, जगह। अब अगर कोई ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इन एक्सिस से टकरा जाएगा, टकरा के रुक जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे ना, ऐसे वाले, वो इनको क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे, कुछ इस हिसाब से, ये बात समझे ना। तो ये कौन सा नेचर है, ये वाला, ये नहीं, वेव नेचर नहीं, ट्रांसवर्स नेचर है, अनुप्रस्थ प्रकृति है, और केवल ये अनुप्रस्थ प्रकृति में ही होता है। जैसे अगर रस्सी तान दी जाए वहां से और खूब ऐसे तान दिया जाए, है ना, और उसमें अगर रस्सी को ऊपर नीचे करा जाए, तब तो आपको जो वेव बनती है वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। रास्ते में कोई ऐसा डिब्बा रख दो और डिब्बे में होल कर दो, ऐसे ऐसे करो, तभी भी वो वेव आगे निकलते हुए चली जाएगी, बात समझ आई ना। ये तरीका ट्रांसवर्स नेचर ही रहता है, जो कि अगर अब डिब्बे में कटिंग भी दो तरीके की करो, दो डिब्बा लगाओ, एक डिब्बा ऐसे, एक डिब्बे में सीधी कटिंग करो, दूसरे में उल्टी कर दो और घुमा दो, तो रुक जाएगी, आगे वेव जाएगी ही नहीं। यानी केवल ट्रांसवर्स नेचर ही जस्टिफाई करता है ये, ठीक है। एक्टिविटी से करके दिखाया जाता है, आप लोगों को मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा कि कैसे ये होता है, कि कैसे प्रूफ होता है कि हाँ सर ये ट्रांसवर्स नेचर को ही प्रूफ करता है। डिफ्रेक्शन को प्रूफ करने के लिए वो
वेव नेचर को प्रूव करने के लिए डिफ्लेक्शन आता है और ट्रांसवर्स को प्रूव करने के लिए पोलराइजेशन आता है। इसमें जो एक कॉमन चीज है जो हमें से पूछा जाता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। दो चीजें, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, कंपन तल और ध्रुवण तल, ये दोनों चीजें आती हैं। तो आप जान लीजिए थोड़ा सा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, अब सबको समझ में आ गया होगा सर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या समझ में आया है? ऐसा तल जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हों उसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसे कहते हैं कंपन तल। और एक है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण तल कहते हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई लाइट है ना, पहले तो प्लेन बना लिया जाए, ये ऐसा कुछ है, मैंने लिख दिया ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी, और ये हमारी लाइट ऐसे जा रही है आगे। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन किसे कहेंगे? ध्रुवण तल किसे सॉरी कंपन तल। कैसा तल? कंपन तल। कंपन तल किसे कहेंगे? कंपन तल उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो, तरंग के संचरण की दिशा हो, तरंग के चलने की दिशा हो, ओ डैश लिख दिया, ठीक है, तरंग के चलने की दिशा हो, और इस तल में ही जो पार्टिकल्स हैं उनके परपेंडिकुलर उनके ऑसिलेशन की डायरेक्शन भी हो, और लाइट पोलराइज हो, ठीक है, यानी वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो इसी तल में ही वो क्या कर रहे हो? ऑसिलेट कर रहे हो, उसी में वो ऊपर नीचे कूद रहे हो, है ना, वो सब केवल एक ही वेक्टर हो, और वो केवल एक ही डायरेक्शन वाला वेक्टर हो, परपेंडिकुलर वाला, है ना, जो प्लेन में ही है। ये समझ रहे हो ना? ये ऐसे है, ये प्लेन ऐसे दिखाया गया है, मतलब प्लेन कैसा है? ऐसे है। समझ रहे हो ना इस प्लेन के बारे में? ये प्लेन ऐसा है जो कि आपको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, 3D बनाने की कोशिश करी जा रही है। इस प्लेन में लाइट ऐसे आगे जा रही है, वेव ऐसे आगे जा रही है, और वेव में जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, केवल एक ही डायरेक्शन वाले। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब जिसमें क्या क्या हो, ऐसा प्लेन जिसमें क्या क्या हो। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वेव हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तरंग के संचरण की दिशा हो, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव लिख देता हूं मैं, तरंग की दिशा हो। और दूसरा क्या हो साथ ही साथ? ऐसा तल जिसमें तरंग की दिशा हो और तरंग की दिशा के साथ साथ कंपन की भी दिशा हो, तभी तो नाम पड़ेगा वाइब्रेशन प्लेन, है ना। साथ में क्या हो? वेक्टर्स के, है ना, क्या हो? वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर हो, वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर्स हो, वेक्टर्स के वाइब्रेशन का प्लेन, दो चीजें कंटेन करने वाला प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें एक और चीज आता है, ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दूसरी चीज। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमको समझ में आया, और प्लेन ऑफ हमें क्या सीखना है? लिख देता हूं दूसरा, पहला तो हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इस पे क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन अभी समझा दूंगा कि वो क्वेश्चन, अब तुम कहोगे सर पहले के बारे में बता दिए होते 2-3 मिनट बर्बाद ना होता, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या है ये और क्या है ये, दोनों चीजों में डिफरेंस ही नहीं पता होगा हमें। पोलराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ध्रुवण तल होगा। अब ध्रुवण तल कैसे डिफाइन करा जाता है? ध्रुवण तल वो तल होता है जिसमें ओ डैश होगा, लेकिन ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा, ये बात समझ आ रही ना? ये जो तल है ये ऐसे है, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, और ये तो होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है कि ना हो, समझिएगा। ध्रुवण तल वो होता है, पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव तो हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो, तरंग संचरण की दिशा तो हो, लेकिन वो क्या हो? इस तल के वाइब्रेशन प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। अगर मुझे कॉपी तो दो, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ये वाली वीडियो कोई भी दो, फिजिक्स ही है, वॉल्यूम 2, बढ़िया है, अच्छी किताब दिया तुमने। ये ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे बना लिया है, ठीक है, लाइट ऐसे आगे जा रही है, लाइट ऐसे आगे जा रही है, और अब इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं बढ़िया आराम से, कागज के तल में, कागज तल के परपेंडिकुलर, जैसे भी कर रहे हैं करने दो, इग्नोर करो, बट जो भी पार्टिकल हैं वो इसी में ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे प्लेन बना दिया, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया, तो वेव तो इसमें भी तो चलेगी, ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको काटते हुए बीच से जाए, ऐसे, समझ में है ना। अब यहां पे तो दिखाना दिक्कत है, लो यहां पर देखते हैं बन जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा, है ना, कैसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, बन गया लगभग, हाँ,
अरे कभी बनाए थोड़ी है, तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में बनाना पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान ABCD हो चुका है, EFG और H, ये EFGH कैसा प्लेन हो जाएगा, EFGH कहलाएगा, ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये वाला ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाएगा, जो कि क्या चीज है, जिसमें वेव की डायरेक्शन तो है लेकिन वो किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है। यानी अगर ये वाइब्रेशन प्लेन है तो ये वाला कैसा प्लेन होगा, ध्रुवण होगा। ये वाला कैसा होगा, ध्रुवण होगा। ध्रुवण वो होता है जो वाइब्रेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये याद रखना डेटा, ये डेटा याद रखना, क्योंकि तुम्हारे MCQ में बार बार एक सवाल रखा गया है कि द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये लो, चलो ये चीज हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। इसके बाद पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन में भी है, रिफ्रैक्शन में भी है। रिफ्लेक्शन में सीख लो, रिफ्रैक्शन वाला इसे हवा में बता देता हूं, मिटा दो इसको। इसमें क्या याद रखना है, दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये यही केवल खास बात थी, बाकी सबको पता होना चाहिए। दोनों चीज, एक चीज दोनों में कॉमन होती है और वो चीज है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव। तरंग की दिशा दोनों में होती है, बट एक में क्या होता है, एक में कम ऑसिलेशन करते हैं, दूसरे में ऑसिलेशन नहीं करते हैं, दूसरे में केवल दूसरा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे। अच्छा, बनाना यहां से जाता है, यहां से और यहां से बनाया जाता है। ठीक है, इसको यहां से बनाना चाहिए। चलिए याद रखिएगा इसके बारे में, भूल मत जाना। भूल जाओगे तो तुमसे न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल तो क्या, इसमें न्यूमेरिकल कौन सा लगेगा, बट तुमसे MCQ नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है MCQ में आ ही जाए कि किसे निम्नलिखित में से ये कौन सा प्लेन होगा जिसमें ये और ये दोनों शामिल होता है। अब तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने पोलराइजेशन प्लेन का नाम कभी सुना भी है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया ना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब एक चीज जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है उसको मैं निकाल देता हूं, डर। डर क्या, गलतफहमी। सवाल आता है ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो वो सोचते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो और पोलराइज लाइट हो, उसे कहते हैं पोलराइज प्लेन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वो गलत है। ठीक है, ये मिथ है जो दिमाग में बैठा आता है, नहीं, बल्कि यही चीज आपको समझना है कि जिसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जिसमें वो होता है वो वाइब्रेशन प्लेन होता है, वो पोलराइजेशन प्लेन नहीं होता है। अब क्या होता है कि प्लेन ऐसे बना दिया गया, ये ऐसे जा रही है, ऐसे, ये देखो कहा गया कि देखो ध्यान से देखो, ये कैसा प्लेन है, ये प्लेन कैसा है, जो डायरेक्शन वाली वेव, जो वेव की डायरेक्शन को भी कंटेन करता है, और कौन सी लाइट को, प्रोपगेशन, अरे वो पोलराइजेशन लाइट को, पोलराइज लाइट को कंटेन करता है। और दिमाग में तुम्हारे क्या आएगा कि क्या लिख दोगे इस पे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लिखोगे, बस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन लिखा जाएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि गलती होगी गलती, मुझसे लिखवा लो, मैं फिर से बता रहा हूं, गलती होगी तुमसे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि ध्यान रखना है इस चीज के ऊपर। चलिए ये रिफ्रैक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको देखने के लिए थोड़ा सा ही टॉपिक है, समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन के थ्रू। चलो रिफ्लेक्शन के थ्रू देखो, रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में करा ही दूंगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों सिखा देता हूं, है ना। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, नाम है उनका ब्रूस्टर, ब्रूस्टर, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ब्रूस्टर। इन्होंने एक नियम दिया, इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट हो, N1 और N2, ठीक है, मेरे पास दो मीडियम है, N1 और N2 दोनों ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, और अगर कोई लाइट किसी स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आकर के गिरती है, किसी स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ध्यान से सुनिएगा, एक विशेष आपतन कोण पर अगर आकर के गिरती है, जिसका नाम मैं रखूंगा IP, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, IP, तो ये जो दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, दूसरे मीडियम में मान लेता हूं मैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1, तो वो ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे चली जाएगी। और क्या, अच्छा, सरफेस पर केवल यही नहीं होता है, हमेशा बताया था मैंने कि दोनों चीजें एक साथ होंगी, दो क्या तीन चीजें, परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एब्जॉर्प्शन, तीनों एक ही टाइम पर होगा। यानी यहां पर लाइट लौटेगी भी, लौटेगी नहीं लौटेगी। तो उन्होंने बताया, ब्रूस्टर ने, कि अगर उस विशेष एंगल पर,
उस विशेष आपतन कोण पर अगर किरण को आपतित करा दिया आपने किसी तल पर, तो जो परावर्तित जो अपवर्तित होती है, जो रिफ्रैक्टेड होती है, वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड। वो कैसी होती है? पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, पढ़ना मत, इसको इग्नोर करो। लेकिन जो वो उधर जा रही है, जो उधर जा रही है, ठीक है, जिसका परावर्तन हो रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो होती है परफेक्ट पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये हो जाएगा आपका आरपी। आरपी बोलो या इसे भी क्या लिखोगे? आईपी ही लिखोगे। ये बात समझ आई ना? ब्रूस्टर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर, अगर अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर की बात करूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा रखा जाए, एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा जाए, जिसके वजह से अगर आप उस एंगल पर ला करके लाइट को गिराते हैं, तो क्या होता है, जो अपवर्तित हो रही है वो तो थोड़ा बहुत ध्रुवित होती है, पार्शियली, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगी वो परफेक्ट, कंप्लीट, पूरी पोलराइज होती है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होगा अगर एक विशेष आपतन कोण पे गिराओगे तो। अगर इसके बाद पूरी डिफिनेशन सुन लो। अगर किसी तल के ऊपर किसी दो पृष्ठ हैं, दो माध्यम है, एक कोई ऊपर है हवा मान लो, नीचे कांच मान लो, कुछ भी मान लो, लाइट ऐसे आकर के गिर रही है, समझ में आई बात? लाइट आके गिर रही है, अगर एक विशेष आपतन कोण, जैसे क्रिटिकल एंगल का लिए सिलेक्ट करा था तुमने, एक विशेष आपतन कोण पे लाइट सीधी चली जाती है, खूब मुड़ रही थी, लेकिन एक बार पैरेलल हो गई सरफेस के, तो आई बराबर सी लिखा था। वैसे एक विशेष आपतन कोण पे एक विशेष एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ला करके गिराओ, जिसकी वजह से जो लौटे वो क्या होगी? पोलराइज होगी, वो पोलराइज होगी, इसीलिए इसको आईपी और आईपी लिखा जाता है। आई क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और इसके लिए एक रूल दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव एन इक्वल्स टू tan IP। साइंटिस्ट का रूल क्या है? n इक्वल्स टू tan IP। जिस मीडियम में आप लाइट लेकर के जा रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n कंसीडर करिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या लिखना है? अगर वो IP सिलेक्ट करना है तो उसके लिए फार्मूला है n इक्वल्स टू tan IP। अब अगर आपको IP सिलेक्ट करना है तो IP बराबर क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स n हो जाएगा, tan इनवर्स n, यहां से IP पता लग जाएगा। ये हो जाता है ब्रूस्टर का नियम। और ये किसके द्वारा है? किसके द्वारा? रिफ्लेक्शन के थ्रू, रिफ्लेक्शन, परावर्तन द्वारा ध्रुवण को प्राप्त करना। तो परावर्तन द्वारा अगर ध्रुवण प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू गेट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, फॉलो ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर का नियम का पालन करिए। हिंदी में लिख देता हूं ब्रूस्टर कैसे लिखते हैं, नहीं तो तुम सोचते रहोगे। ब्रूस्टर का नियम समझ में आया? एक ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके वजह से अगर उस पर गिरा दिया ना, तो वो सीधे जो लौट के जा रही है वो कंप्लीट पोलराइज होगी, लेकिन जो अंदर जा रही है वो नहीं होगी। यह है ब्रूस्टर का नियम। अब बात आती है कि सर हमें वो वाला चाहिए जो आप चाहते हैं, जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक बात और, ब्रूस्टर के नियम में एक और खास बात जो हमें याद देने वाली है, वो ध्यान से सुन लो। ये एंगल कितना है? ये एंगल, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना होगा? 60, 30, 45, 90। ये एंगल, ये कौन सी ये अच्छा, इस लाइट का क्या नाम है? पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड ना। और ये फुल पोलराइज, परफेक्ट पोलराइज। ये पोलराइज, ये पार्शियली पोलराइज, ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित, है कि नहीं है? दूसरा मैं क्या कह सकता हूं? परावर्तित और अपवर्तित, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। इनके बीच एंगल कितना है? तो आपको याद रखना है, इनके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इनके बीच कितना डिग्री एंगल होता है? कितना डिग्री? 90 डिग्री। हाँ, कुछ लोग कह रहे सर मैंने बताया था 90, तुक्का वाले। ये 90 डिग्री। हाँ, ब्रूस्टर बैठे हैं हमारे बीच कह रहे सर हम ही बताए थे ये देखो, चले जाइए इधर देखो, अगर ये 90 डिग्री होगा तो आईपी और, अच्छा ये कौन सा एंगल है बेटा? ये वाला आर। और ये एंगल आर है कि नहीं है? रिफ्रैक्शन एंगल। अगर ये 90 है तो आईपी और आर भी कितना होगा? आइए प्रूफ करते हैं। सवाल है मेरे पास कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण होता है? 90। सिद्ध करिए अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण लंबवत होती हैं। प्रूव दैट द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यही प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। और वो भी कब? जब आईपी पर गिराओगे। किस पर गिराओगे? आईपी पर। तो सबको पता है n इक्वल्स टू, और n इक्वल्स टू
tan IP। n क्या है? n2/n1, n2 अरे इसका ज्यादा है, इसका कम है, हवा से लेके कांच में ले जा रहा है। तो n बराबर आप सबने पढ़ा है sin I बाई sin R, नहीं याद है कि नहीं है? ये किसका लॉ है? ये ब्रूस्टर्स लॉ है। और n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। I लिखूं या IP लिखूं? किसका लॉ है? स्नेल्स लॉ है। दोनों का LHS इक्वल है, RHS इक्वल होगा। tan IP बराबर साइन IP अपॉन साइन R। tan बराबर tan IP बराबर tan थीटा बराबर क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं tan IP की जगह पर लिख सकता हूं साइन IP अपॉन कॉस IP इज इक्वल टू बोलो साइन IP अपॉन, जो कट रहा है काट दीजिए। क्या साइन IP से साइन IP चला गया? क्या आया? कॉस IP बराबर व्हाट इज कॉस थीटा? साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अरे क्या कैसे? लेकिन तुमको कॉस को साइन में ले जाना है, तो क्या लिखोगे यहां पर? साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। पगले हो तुम लोग, यही मैथ पढ़ाता है तेरे लोग, जीवन बर्बाद कर लिया मैथ पढ़ के। इधर देख कॉस IP बराबर साइन R, मैंने लिखा है, मैंने इसको क्या लिखा? साइन 90 मतलब π/2 माइनस IP इज इक्वल टू साइन R। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? अरे बेटा साइन 90 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा होता है, तो वही तो लिखा गया है। साइन से साइन चला जाएगा, आपके पास बचा क्या? 90 माइनस IP बराबर R है कि नहीं है? तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? IP प्लस IP प्लस R होगा कि नहीं होगा? मैंने पहले कहा था अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो IP और R का समेशन भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। प्रूफ हो गया। हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं? प्रूफ कर दिया। ब्रूस्टर के लॉ में ये प्रूफिंग जो आपको याद ध्यान में रखनी है। और ब्रूस्टर का लॉ, एक विशेष आपतन कोण पे गिराओगे तो अंदर जाने वाली कम ध्रुवित होगी, अध्रुवित होगी, आंशिक ध्रुवित होगी, और जो परावर्तित होती है वो पूरी ध्रुवित होती है। ठीक है, ये हो गया। ये क्लियर हो गया ना पोलराइजेशन के बारे में? इतना ब्रूस्टर लॉ क्लियर हो गया। ब्रूस्टर लॉ क्या है? n इक्वल टू tan IP। और उसमें क्या दूसरा कॉमन सेंस हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। IP प्लस R बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। इस चीज पे ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, गलती हो सकती है, उस गलती से बचना है हमको। ये था रिफ्लेक्शन के द्वारा। अब बात आती है रिफ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं। रिफ्रैक्शन में तो रिफ्रैक्शन वाला जो है ना, अगर पोलराइज लाइट बनानी है तो किसी भी एंगल पे गिरा लो, किसी भी एंगल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप बहुत सारी रिफ्रैक्शन डिवाइसेस के लिए अलग अलग खूब सारा मीडियम ले लो, खूब सारा मीडियम। समझ में आ रही बात? खूब सारा मीडियम ले लो तो ये जो ऐसे आएगी, तो सबको पता है कि कुछ ऐसे जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी, हर बार कुछ ऐसे जाएगी, और ये कुछ ऐसे डिबेट होगी, तो ये थोड़ी सी पोलराइज हुई है, थोड़ी सी। अरे आंशिक ब्रूस्टर वाले में, रिफ्लेक्शन वाले में बताया नहीं था, जो अपवर्तित होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? पोलराइज होती है, आंशिक ध्रुवित होती है। फिर थोड़ा सा डाउन होगी, फिर और पोलराइज होगी। हो रही नहीं हो रही है? जितना वो डिबेट हो रही है उतना ही पोलराइज हो रही है, और धीरे धीरे उसका आंशिक वाला गुण जा रहा है, वो पूरी पोलराइज होने वाली है। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर और पोलराइज होगी, फिर और पोलराइज होगी, फिर और पोलराइज होगी, और एक टाइम के बाद जब ये निकलेगी तो ये पूरी क्या होगी? कंप्लीट पोलराइज होगी। तो मुझे स्नेल्स वो ब्रूस्टर लॉ लगाना ही नहीं पड़ा, किसी भी एंगल पर हमने ये काम करा लिया। अगर लाइट को कई सारी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली प्लेट से गुजारा जाएगा तो ऐसे केस में हमें ये देखने को मिल सकता है कंप्लीट पोलराइज। दिस इज द पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अगर अपवर्तन द्वारा ध्रुवण आ जाता है तो ये डायग्राम बना देना है और यहां बगल लिख देना है, और कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली पट्टियों से, माध्यमों से गुजरता है, तो हर बार अपवर्तित प्रकाश थोड़ा थोड़ा ध्रुवित होता जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्शियली पोलराइज होता जाता है, और एट द एंड वो कंप्लीट पोलराइज बनकर के निकलता है। अगर लाइट कैसे डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से गुजारा जाता है। तो समझ में आया? ये था। उसके बाद अब आपका आता है एक और चीज है, इसमें कोई लॉ नहीं। अगला लॉ है मेलस का लॉ, मेलस का नियम। मेलस लिखो, मेलस का नियम।
मेलस अलग ही है, ये लॉ थोड़ा अच्छा है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है मेलस लॉ, मेलस का नियम। मेल्स नहीं बेटा, मेलस बोलते हैं, मेलस का नियम। इसी पर आपको न्यूमेरिकल भी लगाना है ना? ठीक है, मेलस ने क्या बताया, ध्यान से देखो। मान लो सामने वाले से आ रही है कोई अनपोलराइज लाइट, तो उसके सामने एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम है पोलेराइड। पोलराइजेशन कराने वाला क्या कहलाएगा? पोलेराइड। रिफ्लेक्शन कराने वाला मिरर, रिफ्रैक्शन कराने वाला लेंस। वैसे पोलराइजेशन कराने वाला, ध्रुवण कराने वाला ध्रुवक, पोलेराइड। हिंदी में भी नाम क्या याद रखोगे? पोलेराइड आर द डिवाइसेस व्हिच कॉजेस पोलराइजेशन। उसमें आता है मेलस का लॉ। मेलस ने क्या बताया, ध्यान से देखो। उन्होंने क्या बताया सबसे बढ़िया, कि अगर आपके पास ये कोई प्लेन है, ऐसे कोई लाइट है जिसमें बहुत सारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो इसके सामने आप बढ़िया सा, है ना, बहुत अजीब बनता है, मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूं, है ना, बेंजीन जैसा तुम्हें दिख रहा होगा ये, ठीक है। जब इसमें से लाइट गुजर के बाहर निकलेगी तो क्या होगा? अब आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस भी यही कहेगा, आपको पता भी है। मान लो आई इंटेंसिटी की लाइट आकर के इस पोलेराइड पर, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पोलेरॉइड, ठीक है, ये हो गया पोलेरॉइड। इस पोलेराइड पर आकर के लाइट गिरेगी तो ये सबको, सारे ऑसिलेशन वालों को बाहर जाने देगा या किसी फिक्स वाले को? एक फिक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन करने वाले जो वेक्टर्स है केवल उनको ही अलाउ करेगा, बाकी तो ऑब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर। ये पोलेराइड की खासियत है। तो जो बाहर निकलेगा ना, जो बाहर निकलेगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। मान लेते हैं ये जो आया, ये है आई नॉट इंटेंसिटी वाला प्रकाश बाहर आया। तो जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के दौरान उसकी इंटेंसिटी जो आई लिखी जाएगी वो आई नॉट नहीं होगी, आई नॉट से ज्यादा होगी, आई नॉट से कम होगी, आई नॉट से ज्यादा होगी, आई नॉट से कम होगी। यही फार्मूला समझ में आता है, जीवन भर याद रह जाता है कि फार्मूला बनेगा कैसा। आई नॉट से ज्यादा होगी, आई नॉट से कम होगी, आई नॉट से कम होगी, अरे कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो ये लाइट बाहर आ रही है कुछ इस हिसाब से वाली, इसकी इंटेंसिटी लिखी जाती है आई, ये है निर्गत तीव्रता और ये है आपतित तीव्रता, इंसिडेंस इंटेंसिटी और ये इमर्जेंट इंटेंसिटी। और इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कितने थीटा पर? ध्रुवक कोण, है ना, ये बताया जाता है। और ये थीटा कैसे बताया जाएगा उसको बताने का तरीका क्या है वो भी मैं दिखाता हूं। यहां पर एक और लगाया जाता है ना, एक और लगा देते हैं भाई, कई ठीक है ना, कई है। ये हो गया मेलस का नियम, जो कि बताता है जो पोलेराइड से निकलने वाली लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी लिखी जाती है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आए? दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है, पोलेराइड क्या होता है वो बताएगा, इसमें एक और होता है, ये दोनों को मिलाओ। अच्छा ध्यान से देखो, अगर दोनों की एक्सिस सेम होगी बेटा, अगर ये पोलेराइड है, दोनों की एक्सिस सेम होगी तो क्या लाइट पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी? हो पाएगी। अगर दोनों की एक्सिस सेम होगी तो लाइट पास हो जाएगी, तब तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। इस केस को कहा जाता है पोलराइज केस। कैसा केस कहते हैं? पोलराइज केस। लेकिन अगर ऐसे ना रख करके, अगर मैंने दूसरा एक ऐसे कर दिया और दूसरा ऐसे कर दिया, अब बताओ, अब पास होगी? यहां से निकलेगी क्या? यहां से निकलेगी, यहां से, यहां क्या सब ऑब्जर्व हो जाएगी? इसको कहते हैं क्रॉसित, क्रॉस्ड। इसे पोलराइज और इसे कहा जाता है क्रॉस्ड। एक दूसरे को क्रॉस करके रखा गया है। इसमें दोनों, इन दोनों पोलराइड की एक्सिस सेम है, इसमें दोनों की एक्सिस सेम नहीं है। इसलिए इसमें ध्यान से देखो, ये जो थीटा की बात आ रही है, थीटा के बारे में बात कर लें तो इसका और इसका, समझो ध्यान से, इसका और इसका जितना भी एंगल, ये फिलहाल जो ये आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा यहां पढ़ा गया है, असल में ये ऐसे नहीं है, यहां पर होता है। यहां से जो भी निकला, समझो ध्यान से, यहां से जो भी निकला वो मान लेता हूं मैं आई नॉट। अब अगर मैं इसको घुमाता जाऊं ना, अगर इसकी एक्सिस सेम होगी तो थीटा कितना होगा? 0। अरे थीटा कितना होगा? 0। थीटा होगा 0, तो जो आई नॉट आ रही है क्या वही मिलेगी? वही बाहर मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे तो क्या थीटा बदलता जाएगा? अगर आप इसको घुमाते जाएं, ऐसे ऐसे घुमाते जाएं तो थीटा बदलता जाएगा। थीटा बदलने के साथ आई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो ये हो गया आपका मेलस का लॉ, कंप्लीट हो गया मेलस का नियम। और मेलस के नियम के बाद पोलराइज पोजीशन और
क्रॉस पोजीशन के नाम से ये जाना जाता है। कंप्लीट हुआ, ये होता है पोलराइजेशन कंप्लीट। आइए शुरू करते हैं अपने एक आध दो न्यूमेरिकल की ओर भी। एक आध दो न्यूमेरिकल तो हमारा टारगेट था ही, लगा ही लेते हैं आज, है ना। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते ही लग जाना चाहिए। देखो ध्यान से, नई वाली बुक है ना तुम्हारी? नहीं, इसमें तो सब है, लो दिखाओ। देखिए सब लोग, अरे कुल 6 क्वेश्चन है इसमें। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। किसी पानी के तल पर 589 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की कोई तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश आकर के गिरता है। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ ए रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड। एग्जाम्पल लगा लेना खुद से, नहीं लगा पाओगे तो बता देना। कितनी वेवलेंथ है जो लाइट आ रही है? 589 नैनोमीटर इंसिडेंट है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो जो लेमडा 1 है आपको 589 नैनोमीटर, मतलब 10 की घाते -79 नो। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, दोनों है बेटा। आपसे ये लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी दी गई है? 589 एंगस्ट्रॉम, नहीं 589 नहीं, नैनोमीटर, है ना। तो ये जो लौट रही है इसकी वेवलेंथ क्या होगी, है ना, लेमडा 1, लेमडा 2, सॉरी f1, और क्या पूछा है? 2 ही चीजें पूछा है बस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड v1। और जो लौट के ऐसे जाएगी लेमडा 2, f2 और v2, ये दोनों चीजें पूछा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, n इज इक्वल टू n ऑफ w 1.33, 4/3 रख के लगा लेना, कोई दिक्कत आएगी तो। कैसे लगेगा? क्या फार्मूला है कौन धरती पर फार्मूला जो इस सवाल को लगा सकता है? क्या कहते हो यार, कौन सा फार्मूला है जो इस सवाल को लगा सकता है? बताइए क्या? हाँ, कौन फार्मूला याद आया? क्या सबने पढ़ रखा है स्नेल्स लॉ का बढ़िया वाला फार्मूला? साइन आई बाई साइन आर, आई और आर की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू N2 बाई N1। अगर ये वाटर है और ये एयर है तो ये N2 ले लो, ये N1 ले लो, ठीक है। तो NW बाई, अच्छा N2 बाई N1 इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। हाँ, कहां से आ रही है? एयर से। क्या क्या चीजें पहले ही पता लग गया, हवा से आ रही है, हवा से, और वापस टकरा के कहां जा रही है? हवा में। लेमडा 1 कितना? 589। क्यों? रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं बदलता, F1 जो भी है सेम ही है। अभी देख लेंगे कितना आ गया। V1 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से चलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन को पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं बदलता। क्या कब बदलेगा? जब परावर्तन को छोड़ करके आप अपवर्तन में आते हैं, यहां सब बदलेगा। यहां आपका, यहां लेमडा बदलेगा या वही रहेगा? लेमडा, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, हाँ वो तो पानी है, पता ही है तुम लोगों को। स्पीड बताने का तरीका तुमको सीधे पता है, v2 बराबर v1 अपान n, है कि नहीं पता है? तो यहां से इस वाले को हटा दो और इनको लेकर के क्या आप वेवलेंथ बता सकते हो? N2 1.3, 4/3, N1 1, लेमडा 1 पता है 589, लेमडा 2 पता करना है। अब नैनोमीटर में ही आएगा आंसर तुम्हारा, आएगा नहीं आएगा? 589 का 3 से गुणा करो, 4 से भाग करो, वो आ जाएगा तुम्हारा 589 गुणे 3/4, ये हो गया नैनोमीटर आपका लेमडा 2। अब आप क्या बता सकते हो? V2 बराबर V1 अपॉन n, V1 कितना? 3 × 10⁸, हवा में है, n कितना? n 4/3, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/4 गुणे 10, 9/4 सही तो है? हाँ, 9/4 में तो 9 देख के दंग रह गया। 3 × 10⁸ स्पीड होती है, 9 गुणे 10⁸ स्पीड कैसे आ गया? लेकिन नीचे ध्यान ही नहीं दिया कि 4 भी है, 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हो गया स्पीड। और क्या पूछा था? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताने का क्या फार्मूला है? आवृत्ति बताने का क्या सूत्र है बेटा? अरे आवृत्ति बताने का n लेमडा, v बराबर n लेमडा,
सी बराबर एन लेमडा लिखा जाता है ना, तो एन क्या एफ लेमडा लिख दो, सी बराबर एफ लेमडा, भी ऐसे लिख दो, v1 बराबर f1 लेमडा 1, v2 बराबर f2 लेमडा 2। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। तो कहीं एक जगह से पता कर लो, दोनों जगह से क्यों पता करोगे, एक जगह से पता कर लो, कहीं फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगा ना। v1 बराबर f1 लेमडा 1, v f ऐसे ही रखो, f बराबर क्या हो जाएगा v1 अपॉन लेमडा 1, v1 कितना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा 1 कितना है 589, लेकिन नैनोमीटर 10⁻⁹। अब यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लग गया सवाल। बस कितने फार्मूले थे, यही वाला फार्मूला जो आपको शुरू में मैंने बता रखा था कि आप ये याद करिए, अपग्रेडेड स्नेल्स लॉ जिसे कह दोगे, मॉडिफाइड कंप्लीट स्नेल्स लॉ, जिसके बिना लगेगा ही नहीं, ये था आपका। समझ में आया चीज, ये कॉन्सेप्ट था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी शायद इसी के जैसा ही है ना। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तीनों केस में वेव फ्रंट तरंगाग्र का आकार क्या है। पहला, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, किसी एक बिंदु स्रोत से। अच्छा, ये सब कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, अभिसारी अपसारी, अपसारी। क्या यहां से सब फैल रही है लाइट, तो इससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल गोलाकार। दूसरा, लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। लाइट कहां से बाहर आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस से बाहर आ रही है, लेकिन यहां आप यहां बैठे हैं, लाइट कहां से बाहर आ रही है, कॉन्वेक्स सोर्स से, कॉन्वेक्स लेंस से, लेकिन इसके आगे एक पॉइंट सोर्स रखा है, किस कहां पर, इसके फोकस पर। क्या फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल का मतलब क्या, प्लेन वेव फ्रंट होगा, समतल तरंगाग्र। बेवकूफ बनाने के लिए तुमने 2-3 घुमा दिया। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। सोचो, बहुत दूर कोई तारा है, उसके वजह से जो यहां पर वेव फ्रंट बनेगा, उसका शेप कैसा होगा, पैरेलल प्लेन। सबको बताया गया था ना कि एक, देखो तारे के पास जाओगे तो गोलाकार ही होगा, स्फेरिकल ही होगा, लेकिन जब बहुत दूर जाते जाओगे तो धीरे धीरे वेव फ्रंट बड़ा होता जाता है, और खूब दूर आने के बाद सोचो, यह ऐसा बनाया था नहीं बनाया था सब लोगों ने, एक बढ़िया वेव फ्रंट बनता है, और वो एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, समतल हो जाता है, वो हो गया लीनियर हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। अगला 10.3 देखिए ध्यान से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द ग्लास। अरे क्लास 10th का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से। अब तुम अगर इसको लगाओ तो तुम्हारा ईगो हर्ट होना चाहिए कि अरे मुझसे ये क्यों पूछ लिया। अगला सवाल सुन, ये 10th में नहीं बताया जाता, 12th में सीखते हो। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। स्पीड को कलर से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये सही है या गलत है। इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ द लाइट। कलर से कोई लेना देना है या नहीं है, सोच के बताओ। कलर से लेना देना है नहीं, स्पीड को कलर से लेना देना, स्पीड को वेवलेंथ से लेना देना है, कलर से लेना देना। कलर प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी का, तभी तो लाल कलर की पेंसिल अगर पानी में पड़ जाती है तो लाल कलर की ही नजर आती है कि अलग कलर की नजर आती है। तो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी बाहर है हवा में, वही फ्रीक्वेंसी पानी में भी है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी, कलर किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होती है। वेवलेंथ के हिसाब से आपने बांट रखा है, असल में कलर प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी की, तो इसको स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर्स को कोई लेना, कलर पे डिपेंड नहीं करेगी। व्हिच ऑफ द टू कलर्स रेड और वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म में बात करेगा ये, प्रिज्म में, प्रिज्म पढ़ा है तुम लोगों ने, प्रिज्म में कौन सा कलर धीमा चलेगा, किसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा होगा, वायलेट के ऊपर। क्या वायलेट के ऊपर ज्यादा असर होगा, वायलेट को ज्यादा नीचे दबा भी ले जाती है कि नहीं है, वायलेट ज्यादा डेविएट भी होता है, तो वायलेट के ऊपर ज्यादा असर होगा। उसके बाद 10.4, 10.5, 10.6, जिसमें से चौथा सवाल सबसे लग जाएगा अगर कोशिश करेगा तू तो, पांचवा शायद ना लगे, छठवा भी शायद ना ही लगे, बट चौथा सबसे लग जाएगा, कोशिश करके आना लगाना। कल हम लोग लगाएंगे कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। कल के बाद आपकी वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है, फिर हम लोग चलते हैं डुअल नेचर एंड रेडिएशन के ऊपर। क्लियर है, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।